नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और देश प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हलचल के साथ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ने जा रही है। साथ ही कहा कि AIMIM के साथ जो गठबंधन की बात कही जा रही है, ये खबर बेबुनियाद है। पूरी खबर को विस्तार से देखिए कमाल खान की इस रिपोर्ट में। पहले अखिलेश यादव और आज BSP अध्यक्ष मायावती ने ये ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। आज ही AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BSP से उनके गठबंधन की कोई बात नहीं चली है, वो यूपी में 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। तो अब बड़ा सियासी सवाल ये है कि किसी महागठबंधन के अभाव में अगर ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो गैर BJP पार्टियों के चुनाव पे उसका क्या असर होगा। BSP अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। चंद रोज पहले अखिलेश ने कहा था कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, लेकिन मायावती तो किसी के साथ गठबंधन से इनकार करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी इन सब बातों को जरूर गंभीरता से लेगी और यहाँ इस बार आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में BSP की जरूर सरकार बनाएगी। यूं तो AIMIM यूपी में 10 दलों के मोर्चे भागीदारी संकल्प मोर्चे का हिस्सा है, लेकिन आज ओवैसी ने मायावती से गठबंधन की बातचीत का खंडन किया और यूपी में 100 सीट लड़ने का ऐलान कर दिया। हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के MP से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वो भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। AIMIM ने 38 सीटों पे चुनाव लड़ा, वो सारी 38 सीटें हार गई। इनमें से 37 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 0.2% वोट मिला। AIMIM ने 100 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवारों के लिए फॉर्म बेचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस मौके पे पार्टी सत्ताधारी BJP से सवाल पूछने के बजाय 4.5 साल पहले सत्ता से हट गई समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि उसने मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं किया। सवाल तो हम पूछेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से, चाहे वो जिले के लोग हों, नगर के लोग हों, वार्ड के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, राष्ट्र के लोग हों, जहां इनकी मीटिंग लग रही हो वहां इनसे सवाल कीजिए कि कहां है हमारा आरक्षण। अब एक बड़ा सियासी सवाल ये है कि क्या AIMIM के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से समाजवादी के मुस्लिम वोट में सेंध लगेगी। AIMIM का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक आधार नहीं है। ऐसे में अगर वो पिछड़ों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ती है तो उन सीटों पे जहां बहुत मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी की हार जीत हो रही है वहां कुछ प्रभाव पड़ सकता है। वरना आज के सियासी माहौल में मुसलमान शायद एक मुसलमान को वोट देने के बजाय उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना ज़्यादा पसंद करेगा जो BJP को हराने की स्थिति में हो। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब खबर गाजियाबाद के लोनी इलाके से, जहां बीती रात कपड़ा कारोबारी और उनके परिवार के सदस्यों पर गोली चलाई गई, जिसमें कपड़ा कारोबारी और उनके 2 बेटों की मौत हो चुकी है। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। ये पूरा मामला डकैती का बताया तो जा रहा है, लेकिन कई पहलुओं से इसकी जांच हो रही है। गाजियाबाद के इसी टोली मोहल्ला इलाके में बीती रात 70 साल के कपड़ा कारोबारी रईसुद्दीन, उनके 30 साल के बेटे अजहर और 28 साल के छोटे बेटे इमरान और 65 साल की पत्नी फातिमा को गोली मार दी गई। इस वारदात में रईसुद्दीन
और उनके दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि फातिमा की हालत गंभीर है। घर वालों के मुताबिक घर में छत के रास्ते 6 से 7 हथियारबंद लोग अंदर आए थे। मेरी अम्मी ने और छोटे भाई की वाइफ ने वो खोला, देखा तो मेरा भाई हमारा पड़ा, दूसरा भाई वहाँ पर गिरा पड़ा और मेरा बाप अंदर पड़ा। किस टाइम की घटना रही होगी? ये 3 बजे के आसपास। आपको कैसे गोली की आवाज़ सुनी? गोली की आवाज़ आई। अच्छा, कुछ लोग आपने भागते देखे हों? आते भागते हुए नहीं देखे, उनको ऊपर को भाग गए, मोहल्ले वालों ने देखे, मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया था। रईसुद्दीन जिस मकान में परिवार के साथ रहते थे, उसी में उनका कपड़े का शोरूम भी था। परिवार के लोगों के मुताबिक बदमाश नकदी और गहने लूट कर ले गए। लूट का विरोध करने पर सबको गोली मार दी। जब शोर हुआ तो बदमाश छत के रास्ते ही भाग गए, क्योंकि बाहर गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस की 3 टीमें मामले की जांच में लगी हुई हैं। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्किल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देख रही है, जिससे आरोपियों से जुड़ा कोई सुराग मिले। वहीं इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं और शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। गाजियाबाद से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के एक मामले में सिख समुदाय ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया। ये जो मामला है वो श्रीनगर का है। आरोप है कि एक लड़की को जबरन अगवा किया गया, उसके बाद जबरन उसका धर्म परिवर्तन किया गया और फिर ज़्यादा उम्र के एक शख्स के साथ उसकी शादी करवाई गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी श्रीनगर में हुए इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। साथ ही इस मुद्दे को लेकर सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बात की है। सिरसा के मुताबिक गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। सिखों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मुलाकात भी करेगा। इस बीच लड़की को पुलिस ने परिवार को सौंप दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि वो कल से गवर्नर से टच में है और सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे घटनाक्रम की। और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिलाया कि ये बेटियां जिस तरह से अगवा की गई हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और यह भी कहा कि ये जो मसले हुए हैं इनके लिए वो तुरंत हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हालातों की सारी जानकारी लेके और क्या क्या चीजें चाहिए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। टीके की दूसरी खुराक है बेहद कारगर। किस सर्वे में ये सामने आया है, पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश प्रदेश। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर तरफ डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंताएं हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि शायद वैक्सीन इस पर कारगर नहीं है। इस बीच राहत भरी खबर मुंबई से है। BMC का एक सर्वे सामने आया है जो कि 2,90,000 कोविड मरीजों पर किया गया है और इस सर्वे में ये पता चला है कि टीके के दूसरे डोज ले चुके सिर्फ 26 मरीज ही कोविड से संक्रमित हुए। पूरी खबर देखिए। वैक्सीन की दूसरी डोज कोविड से बचाने में बेहद कारगर है। BMC के सर्वे में इसकी पुष्टि होती है। जनवरी 2021 से 17 जून 2021 के बीच मुंबई में 3,95,427 लोग कोविड पॉजिटिव थे। इनमें से होम क्वारंटीन वाले करीब 2,90,000 मरीजों को सर्वे में शामिल किया गया। 2,90,000 में से 10,500 लोग ही पहली डोज के बाद कोविड संक्रमित हुए थे और महज 26 लोग दूसरी डोज के बाद कोविड पॉजिटिव हुए थे। लाख के करीब अस्पतालों में भर्ती मरीज सर्वे में शामिल नहीं हुए हैं। इनका डेटा तैयार किया जा रहा है। कोविड से मृत मरीजों ने वैक्सीन ली थी या नहीं, इस पर भी आंकड़ा आना बाकी है। जिन लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया है उनमें माइल्ड और मॉडरेट तरह के इन्फेक्शन पाए गए हैं
लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं उनमें माइल्ड तरह के इन्फेक्शन पाए गए हैं और उनमें से बहुत कम लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ी है। इसी तरह जो डेथ रेट अगर हम देखते हैं तो इनमें दूसरी लहर में सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन ज़्यादा होने की वजह से यंगर जनरेशन का डेथ रेट ज़्यादा दिखाई देता है। बीएमसी के इस सर्वे में मुंबई के अस्पतालों का आंकड़ा अभी जुड़ना है, लेकिन हमारी पड़ताल में फोर्टिस, भाटिया जैसे कई बड़े अस्पतालों ने बताया कि उनके यहाँ आईसीयू या वेंटिलेटर पर ऐसे कोविड मरीज ना के बराबर हैं जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली हो। यही जो सर्वे का जो आंकड़े हैं वो हमारे अस्पताल में भी करीब करीब रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड के आईसीयू में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिनको कि 2 डोज के बाद आईसीयू के एडमिशन की जरूरत पड़ी हो, और करीब करीब 6 से 7 व्यक्ति ऐसे थे जिनको कि 1 डोज के बाद कोविड का संक्रमण हुआ और उनको आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ा, और वो वेंटिलेटर पे भी थे उनमें से कई लोग, पर सबके सब जो है अच्छे होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमने हमारे हॉस्पिटल में भी इसी तरह का स्टैटिस्टिक्स देखा है। हमारे हॉस्पिटल में जिन्होंने फुल वैक्सीनेशन लिया है ऐसे मरीजों की संख्या लेस देन 1% है। जिन्होंने सिंगल डोज लिया है ऐसे मरीजों की संख्या 2% तक है, और जो अनवैक्सीनेटेड है वो मोर देन 90%, 98% लोग हमारे हॉस्पिटल में मरीज करके आते हैं। तो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा फायदा समाज को है, और ये सर्वे भी वही बताता है। वैसे इस सर्वे के आखिरी दिन यानी इस साल के 17 जून तक मुंबई की सिर्फ 6.84% जनसंख्या ही दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट हो सकी है। अगर केंद्र स्तर पर देश भर में ऐसा सर्वे हुआ तो उसके नतीजों से टीके के असर को और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और जैसे जैसे कोविड संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ सुचारू ढंग से टीके का सप्लाई होता रहे, इसको लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से 25 लाख डोजेस की मांग की है। जयपुर के इस स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य में सिर्फ 99,000 वैक्सीन बचे हैं और जयपुर समेत कई जिलों में कोविड टीकाकरण नहीं हो पाया। मैं मेरी फैमिली के साथ वैक्सीन के लिए आया था और यहाँ के पता चला कि वैक्सीन है नहीं। पहले कुछ आधे घंटे पहले पता करके गया कि वैक्सीन है, लेकिन फैमिली को लेके आया तो पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। अंदर जाके पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि 4 नंबर पे पता करना है, तो 4 नंबर पे पता करा तो वो बोले कि जयपुर में पूरे में वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए फैमिली को फिर वापस लेके जाना पड़ रहा। मैं 2 बार हो गया, 2 दिन, कल भी यही थी, कल भी नहीं थी यहाँ वैक्सीन और आज भी नहीं है। 2 दिन हो गए मेरे को आते, और 45+ की है तो सेकंड डोज है मेरी, और 29 उसकी डेट आ गई। तो मेरे को यही मालूम करना है भाई लगेगी कब, भाई किस दिन वैक्सीन है, तो मैं स्लॉट बुक कराने आई थी। तो आपको यहाँ से आज क्या जवाब? आज कह रहे हैं ना वैक्सीन ही नहीं है। राजस्थान अब 15 लाख टीके रोज लगा सकता है। पिछले हफ्ते एक दिन में 10 लाख डोजेस भी लगे थे। शुक्रवार को वैक्सीन लगी थी, शनिवार को वैक्सीन की सप्लाई नहीं आई, संडे को नहीं आई, आज मंडे को भी नहीं आई। वैक्सीन पूरे जयपुर में ही नहीं है और हमारे पास एक भी डोज नहीं है। हमने शनिवार को, फ्राइडे को सारे डोज खत्म कर दिए थे। अब जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वापस काम शुरू करेंगे। लेकिन इस तरह की रुकावट से ये अभियान तूल नहीं पकड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के उनकी मदद मांगी है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 2 करोड़ 39,000 को वैक्सीन लग गई है और अब मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जुलाई में 70 लाख लोगों को दूसरी डोज लगानी है। चिकित्सा मंत्री ने भी मांग की है कि 65 लाख से बढ़ा के राजस्थान को 1 करोड़ 50 लाख टीके दिए जाए। राजस्थान में केसेस घट रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने ये भी इजाजत दी है कि जहां पर स्टाफ ने 60% स्टाफ ने वैक्सीनेशन लिया हो तो 100% उन्हें बुलाकर दुकान और व्यवसाय चालू कर सकते हैं और इन दुकान और व्यवसाय को 3 घंटा अधिक यानी 7 बजे तक चलने की इजाजत मिलेगी। यानी कि वैक्सीनेशन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं लेकिन अर्थव्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए जरूरी है।
जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कोविड के मामले लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में अनलॉक का तीसरा चरण यहां पर शुरू हो चुका है और आज से जिम और योगा केंद्र जो हैं वो 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। इसके अलावा यहां के बैंक्वेट हॉल और होटलों में शादी की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अभी शादियों में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना काल में शादी समारोहों से जुड़े कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा है। दिल्ली में अब अनलॉक धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। उसमें से आज आप जानते हैं जिम भी खुल गए हैं, योगा सेंटर भी खोल गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली, साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एरिया में मैं एक ऐसे मैरिज हॉल में हूं जो अभी इस वक्त खाली है, क्योंकि आज ही सब कुछ खुला है, रीओपन हुआ है। धीरे धीरे करके ये बिजनेस भी अभी वापस आप कह सकते हैं शुरुआत फिर से करेगी, क्योंकि दिल्ली जो है 19 अप्रैल को लॉकडाउन में गया था, तो करीब 10 हफ्ते बाद आज सब कुछ फिर से खुल रहा है। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर प्रिंस रथनानी से, जो मैनेजर है एक मैरिज हॉल में यहाँ पे रॉयल पार्क। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले तो अच्छी बात है कि आपका जो मैरिज हॉल है दिल्ली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है ओपन होने के लिए, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, जाहिर सी बात है कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन ज़रा बताइए इसके बारे में आपका क्या राय है, 10 हफ्ते बाद आपका ये बिजनेस फिर से शुरुआत करने जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली सरकार का, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारे को 50 लोगों की शादी के लिए अलाउ किया जाए। पर थोड़ा सा लेट है, क्योंकि आखिरी जो साया है वो 18 जुलाई तक का साया है। तो 18 जुलाई जैसे हमारा लास्ट सीज़न है, तो 18 जुलाई के बाद कोई वेडिंग्स नहीं है हिंदू शास्त्र के अनुसार, क्योंकि आज से कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले यूपी और हरियाणा में वेडिंग्स अलाउड हो गई थी। तो दिल्ली के लोग जो वेडिंग्स करना चाहते थे, उन्होंने डर के मारे कि खुलेगा या नहीं खुलेगा, उन्होंने अपनी सारी वेडिंग्स बाहर शिफ्ट कर ली है। तो इस समय हमारे पास एट प्रेजेंट देयर इज़ नो बिजनेस। जो था अभी वो कैंसिलेशन में चला गया, ये उन्होंने बोला कि भाई अभी दिल्ली का कुछ पता नहीं है, तो हम वेडिंग बाहर शिफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि जिनकी पहले ही वेडिंग्स काफ़ी डिलेज चल रही थी, कईयों ने उसको डिले कर साए के हिसाब से जुलाई की डेटों में बुक किया था, और वो फर्दर अब वो या तो वो हरियाणा चले गए या यूपी चले गए। तो फिलहाल हमारे पास कोई काम नहीं है। कोरोना वायरस महामारी ने तो बहुत सारे बिजनेस पे, बहुत सारे व्यापारियों को भी बेरोजगार बना दिया है, और आज दिल्ली गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, निर्देश किया है कि मैरिज हॉल ऑपरेट कर सकते हैं, वो फिर से चालू हो सकते हैं, और जो शादियां हैं वो भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ 50 गेस्ट के साथ ही। तो देखिए यहाँ पे एक मौका मिल रहा है ये पूरा बिजनेस को फिर से शुरुआत करने के लिए। सहयोगी सुशील राठी के साथ नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।